ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है। अलवर के वार्ड नंबर 18 में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने पार्षद विमल जैन के नेतृत्व में बजाजा बाजार में जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्षद ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 सालों से इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी हालात जस के तस हैं। ये 1.5-2 साल से पानी की व्यवस्था ख़राब है। यहाँ पर ये नुक्ती का कुआं, हकीम जी की गली, बांस वाली गली, मीना की गली, भिकम सैयद, इनमें 1.5-2 साल से पानी की विकराल स्थिति ख़राब है। हम एक्शन साहब से, कलेक्टर साहब से, जेईएन से, एएन से चलता विभाग में बार बार धक्के खा के परेशान हो गए हैं हम। वार्ड नंबर 18 1.5 साल से पानी की इतनी भयानक समस्या है कि हम अपने निजी पैसों से टैंकर से मंगा करके पूर्ति कर रहे हैं और बिजली का पानी का बिल भी हम बराबर से भर रहे हैं और पानी का एक बूंद नहीं आती। 1.5 साल हो गया। वार्ड नंबर 18 में 3 साल से पानी नहीं आ रहा। टैंकर मंगाना पड़ता है, 450 का टैंकर आता है, नल का बिल लगाता रहता है और उसके बाद भी सरकारी टैंकर आता है तो पानी नहीं भरने देते। लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। कल ही एक दूसरे की खोपड़ी फूट गई, सिर में खून निकल आए, कौन हरजाना भरेगा। सैनी समाज के आरक्षण की मांग अब जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच चुकी है। सैनी समाज के लोगों ने कोटपुतली के मनोहरपुरा टोल प्लाजा के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण को अपना हक बताया और कहा कि आरक्षण मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बाड़मेर के कवास गांव में मंगलवार की देर रात स्कॉर्पियो में आए बदमाश एसबीआई के एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। इस वारदात की खबर कस्बे के लोगों को जब लगी, जब आज सुबह उनकी नींद खुली। बताया जा रहा है कि इस एटीएम में करीब 38 लाख का कैश लोड था और 5 नकाबपोश बदमाश महज 12 मिनटों में इसे उखाड़ ले गए। इस वारदात के बाद पुलिस ने पूरे संभाग की नाकेबंदी करवा दी है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन रात्रि वाला जो चौकीदार था वो ड्यूटी पे आया और फिर चला गया। इसका फायदा चोरों ने उठाया और 5 लोग आए, कैंपर गाड़ी इसमें यूज हुई है, एटीएम को उखाड़ कर ले गए। उसमें 38 लाख का कैश है। पुलिस ने मौका निरीक्षण कर लिया और एफएसएल टीम हमने भेज दी है, एमओबी टीम भी भेजी है। हमारी तरफ से टीमें बढ़ाकर हम इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर के नागाना थाना क्षेत्र कवास कस्बे के अंदर रात को अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को चुराया। एटीएम मशीन में रखे थे 38 लाख रुपए। तो वहीं एसबीआई के गार्ड रात को 1 बजे के बाद एटीएम मशीन छोड़कर हो गया था घर के लिए रवाना। इसके बाद रेकी करने के बाद चोरों ने एटीएम मशीन को उठाकर हुए रफू चक्कर। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर, एफएसएल टीम के साथ मौका मुआयना जारी। वहीं इस मामले में एक पास में रखे एटीएम को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया, जिसमें बताए जा रहे हैं करीब 37 लाख रुपए। ऐसे में एक एटीएम मशीन बच गया, लेकिन चोरों ने एक एटीएम को लेकर फरार हो गए। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। दौसा के मौजपुर अग्निकांड और आईओसी तेल पाइपलाइन से चोरी के मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक दौसा पुलिस ने इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस की टीमें हरियाणा, यूपी, दिल्ली और जयपुर में डेरा डाली हुई है। इधर जांच अधिकारी सत्यनारायण यादव आईओसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में आईओसी के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि आईओसी के अधिकारियों ने दावा किया था कि उनकी पाइपलाइन से बिल्कुल भी तेल चोरी नहीं हो रहा, क्योंकि पूरे प्रेशर का पता चल जाता है। लेकिन जब बाद में मामला खुला तो आईओसी के अधिकारी भी बगले झांकने लगे। इधर मौजपुर फैक्ट्री से 150 फीट की दूरी पर ही पुलिस चौकी है। ऐसे में सवाल है कि पुलिस चौकी के पास इस तरह तेल चोरी का खेल करीब 1.5 से 2 वर्ष तक कैसे चलता रहा। जांच अधिकारी ने इसे लेकर चौकी के पुलिसकर्मियों के बयान भी लिए हैं। तो आईओसी से तेल पाइपलाइन से तेल चोरी का मामला है। ये प्रसंज्ञान में आते ही
इसके आईओसी को अवगत कराया। उस पर आईओसी ने खुदाई उदाई करके पता किया कि ये सुरंग बना के तेल चोरी किया जा रहा था। ये जो कारखाना लगा हुआ था, ये कारखाना एक शिवराम मीणा है, लैंड ज़मीन का मालिक, जो और भी ज़मीन है उनकी खातेदारी की, प्लस मकान भी है। उस पे इसने स्केलेटन बनाया है। ये थर्माकोल फैक्ट्री चलाने के बेस पे बनाया हुआ है और उसको तो यही नॉलेज है कि साहब यहाँ पे थर्माकोल की ग्राइंड करके और उसको मिक्स करके थर्माकोल के आइटम बनाने का पाउडर टाइप का बनाया जाता था। अभी तक इसमें कोई अभी सामने नहीं आया ऐसे या अभियुक्तों का नाम या खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि आग लगी, आग लगने के बाद वो स्केलेटन जल के पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसमें अवशेष मिलते पुलिस को या कोई क्लू मिलते, उनकी संभावना नील हो गई। कोटा में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नाराज 3-4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। हंगामे और मारपीट के दौरान छुड़ाने आए 2 और लोगों को भी चोटें आई हैं। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं पुलिस ने एसटी और मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जिस दुकान पर हमला किया है, व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी और उसने कहा कि वो 3 दिन बाद आएगा और मुझसे जान से मार जाएगा। उसने और वो हकीकत यही हुआ, 3 दिन बाद वो आया और उस अपने 3 साथियों के साथ आया। जब मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा था तो वो दुकान के अंदर घुसे 3 जने हथियारों से। उन्होंने हानिकारक जानलेवा हथियारों से, जैसे कि लठ, लोहे का लठ जिस पे लोहे के GI वार चिपके हुए थे और लोहे के पाइप से मेरे पे जानलेवा हमले कर दिए। करौली के ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा में करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सोमवार को गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद ग्रामीणों को पेट दर्द और उल्टी होने लगी, जिसके बाद बीमारों का मंगलवार देर रात तक चिकित्सालय में आना जारी रहा। बताया जा रहा है कि गांव में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने पर सोमवार को मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। दोपहर करीब 4 बजे सभी लोग खाना खाने के लिए गए थे। ऐसे में खाना खाने के बाद ग्रामीणों को रात करीब 10 बजे उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। इसके बाद लोग एक-एक कर कस्बे के चिकित्सालय पहुंचने लगे। खास बात यह है कि ज्यादा सीरियस लोगों को टोडा भीम अस्पताल में रेफर किया गया। कहा जा रहा है कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि दही बड़े का सेवन करने से लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। और अब बात तेल के खेल की। राजस्थान पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत से जूझ रहा है। पिछले कुछ दिनों से 2 तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मांग के अनुपात में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह से प्रदेश के 6,500 पेट्रोल पंप में से करीब 2,000 पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। हालांकि जयपुर शहर में स्थिति अभी कंट्रोल में है, जबकि कई जगह सिर्फ 24 घंटे का फ्यूल बचा है। इसे लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा है और मामले में दखल देने का आग्रह किया है। ग्रुप पे डाला था मैसेज कि आप जो है अपना स्टॉक रजिस्टर की फ़ोटो भेजिए, तभी आपको इसकी प्रोडक्ट की आपूर्ति की जाएगी। और फिर जब वो अपना इंडेंट लगाते हैं, यानी अपनी मांग जो है कंपनी में रखते हैं वितरक, तो उनको कहते हैं कि अभी जो है हमारे पास 12 केल की गाड़ी नहीं है, आप 20 केल का लगा दीजिए। 20 केल का लगाते हैं तो वो कहते हैं कि आधा पेट्रोल आधा डीजल दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं, 3/4 पेट्रोल देंगे, 1/4 डीजल देंगे। इस करके किसी भी तरह वो डिस्करेज कर रहे हैं कि उसको डीलर को माल आपूर्ति कम से कम की जाए। तेल की कम आपूर्ति का असर श्रीगंगानगर जिले में भी देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि श्रीगंगानगर जिले के 150 पेट्रोल पंप में से तकरीबन 15 पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंपों को डिमांड का महज 50% तेल ही मिल रहा है। तेल की कम आपूर्ति की वजह से ऑयल डीलर्स को स्टॉक मेंटेन करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हमारे यहाँ पे कुल 150 पेट्रोल पंप है, जिसमें से 65 पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल के हैं। रही बात बीपीसी और एचपीसी की, ये पंप धीरे धीरे इनकी विकटें गिर रही हैं पंप्स की, और मेरा आग्रह है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल पंपों पे सुचारू रूप से डीजल पेट्रोल आ सके। अन्यथा आने वाले 10-15 दिन के अंदर बीपीसी एचपीसी के सभी पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। कोटा में चल रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी हिस्सा ले रही हैं। दूसरे दिन की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश सरकार की विफलताओं से लोगों को रूबरू कराने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जनता पार्टी में स्थापित परंपरा है कि हम संगठन के स्तर पर बैठ करके बार बार चर्चा करते हैं और एक निश्चित अंतराल के समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेशों के संगठन की कार्यकारिणियाँ, जिलों की कार्यकारिणियाँ और उनके नीचे मंडल तक भी हम सब लोग बैठ के निरंतर चर्चाओं का क्रम प्रारंभ रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस बैठक में वर्तमान हालात में जिस तरह से 8 साल माननीय मोदी जी की सरकार के पूरे हुए हैं, उसका अभिनंदन करते हुए जिस तरह से उन्होंने देश को बदलने के लिए, सामान्य मानवी का जीवन बदलने के लिए, लोगों के जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए जिस तरह से काम किया, उन सब का अभिनंदन करते हुए साथ ही साथ में राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई और फिर भी अपने विफलताओं को ढकने के लिए झूठे जश्न मना रही है, उस सरकार को जो है निंदा का प्रस्ताव भी निश्चित रूप से वहाँ पर चर्चा होने की संभावना है। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को पिछले 3 साल के अंदर पीछे धकेल दिया, उसे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इतनी बड़ी आबादी, सक्षम युवा, महिला, हर तरह से उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर चिंता और विचार हमेशा पार्टी करती रहती है। अब किस तरह से सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हम नीचे तक, ज़मीन तक, धरातल तक पहुंचाएं, किस तरह से वो सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक मिले, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकें, ये इतना बड़ा परिवार इसी की चिंता करता है हमेशा कि राजस्थान को मजबूत करना है हमें। अच्छा, ये दुनिया जानती है कि बीजेपी के पास एक वोट ही जीतने का था, एक कैंडिडेट ही जिताने की संख्या हमारे पास थी, क्योंकि 41 वोट चाहिए। हमारे पास सारे मिलाकर 71 वोट थे दूसरा सीट चढ़ाने के लिए। हमें 82 वोट की जरूरत थी नहीं, लेकिन हम खड़े हुए तभी तो उनको पसीना आया, घुटने के बल पर तो हमने चलाया उनको। जब मुख्यमंत्री स्वयं कैंप में बंद हो जाए, राज्य की सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके केवल उदयपुर जाकर कैंप करे और वोटरों को अपनी गाड़ी में बिठा करके वोट डलाने ले जाए, इससे ज़्यादा मैंने तो 40 साल में किसी मुख्यमंत्री को देखा नहीं जिससे नीचे स्तर पर जाकर के सीट जीते। कोटा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर उम्मेद गार्डन में गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे अरुण सिंह ने बीजेपी में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दबाव में आकर बीजेपी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके कारण पार्टी की ओर से उनको नोटिस देकर निलंबित किया गया। यहां अरुण सिंह ने यह भी कहा कि घोटाले के मामले को लेकर ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किया है वह गहलोत जी के दबाव में किया है। हमने उनको नोटिस दिया, निलंबित किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा काम करता है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग नियम के अंदर करते हैं। गुटबाजी आ भी रही नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। हम जितने हमारे वोट थे, हमारे वोट मिले, हमारे सारे वोट मिले एक छोड़ करके, उसके अलावा 3 और वोट एक्स्ट्रा मिले। अरे उनके बयान के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्तव्य जारी किया, मैं खुद साइन करके वक्तव्य जारी किया। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करती है। किसी को ठोस पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी की है, न करेगी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। सालों से बंद पड़ी हुई है
अस्पताल में स्मार्ट पार्किंग बनकर तैयार है, लेकिन वो भी शुभारंभ का इंतजार कर रही है। मिसमैनेजमेंट पर अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल सब कुछ मैनेज करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ नर्सिंग स्टाफ हमने जैसे हमारे ऑनरेबल वीसी साहब से बात करके वहाँ से आरएचएस से बुलाए हैं, तो वो लोग आ गए हैं। उसके बाद हमने एक नया वार्ड जो टाटा का मैनेज किया हुआ था, उस वार्ड को हमने वापस से स्टार्ट किया है। उसमें 25 की स्ट्रेंथ है 2 वार्ड पे, तो एक मेल और एक फीमेल नया वार्ड स्टार्ट किया। जयपुरिया अस्पताल खुद बीमार है, मिसमैनेजमेंट का मरीज बना हुआ है, प्रॉपर इलाज के इंतजार में है। यही वजह है कि जयपुरिया की बिगड़ी डगरिया के चलते ज्यादातर मरीज एसएमएस की डगर पकड़ लेते हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। सैनी समाज के आंदोलन का तीसरा दिन, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन। निश्चित रूप से हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था इसकी पहले से कर रखी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रखी है। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई दौर की बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, उन्हें अपील करना चाहूँगा कि आप आए, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होकर आए और वार्ता करें, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके और आगे आपकी बात पहुँचा सके। और मुझे तो अब ये लगता है कोई लीडर है ही नहीं इनमें, लीडर कोई है ही नहीं। हालांकि जिला प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जल्द ही इन आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बीच इनसे वार्ता लगातार होगी और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले। मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि अब अपने ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और अजमेर में कल हुई प्री मानसून की पहली बारिश ने जहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत दिलाई, तो वहीं मानसून से पहले हुई बारिश की वजह से कई जगह जलभराव भी देखने को मिला। दरअसल यहां नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव के हालात नजर आए। ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली और नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं होने के चलते कई जगह गंदे पानी का सैलाब नजर आया। हालांकि निगम की ओर से दावा किया गया था कि 80% नालों की सफाई हो चुकी है और बाकी की भी जल्द हो जाएगी। देश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और अजमेर में भी कल जो है जमकर बरसा बदरे और पहली प्री मानसून बरसात ने ही निगम के कुछ दावों की हकीकत में पोल खोली है। कई जगहों पर जो नालों की सफाई का काम था, हालांकि वो पूरा हुआ है, लेकिन कई नाले शहर के अभी भी ऐसे हैं जहां पर सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते कल जब आधे घंटे तक शाम को बरसात हुई तो कई जगहों पर ओवरफ्लो की स्थिति बनी, कई जगह पानी का जमाव लगा। इस नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं निगम की ओर से की गई है, क्योंकि अभी प्री मानसून है, कुछ दिनों बाद मानसून भी शुरू होगा, किस तरह शहरवासियों को इससे निजात मिलेगी। नीरज जी, क्या निगम ने बंदोबस्त किए हैं, चूंकि प्री मानसून शुरू हो चुका है, मानसून भी आएगा? देखिए, नगर निगम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन प्रॉपरली कर रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। मानसून से पहले ही हमेशा हम मई के महीने, मई और जून के अंदर सेकंड वीक तक सारे नालों की सफाई का काम करवाते हैं। 90% नालों की सफाई जो अजमेर में, क्योंकि अजमेर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों के कारण से कटोरे जैसे हमारा शहर अजमेर है, इसमें लगातार ऊपर से पहाड़ों का पानी आता है,
तो वो सफाई निरंतर जारी रहती है और सारे नाले हमने सफाई करने का प्रयास किया है। कुछ नाले एडीए के क्षेत्र में आते हैं, कुछ नाले निगम के क्षेत्र में आते हैं और जो हमारा एस्केप चैनल जिसमें हम खड़े हैं इसकी पूरी सफाई हो चुकी है। जो कुछ तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ और बाकी नगर निगम द्वारा करवाया गया है। जो सीवरेज के जो प्रॉपर्टी चैम्बर नगर निगम ने बना दिया उनसे कनेक्शन ले लें, जिससे कि उनके घर का पानी सीवरेज के द्वारा बाहर निकले और शहर में जल भराव की समस्या का समाधान हो पाए। एक आखिरी सवाल रहेगा, मानसून आने वाला है, हर बार निचली बस्तियां जो हैं, चूंकि कई बार ऐसी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाती, निचली बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं। वो नाला बंद होने के कारण से पानी उन कच्ची बस्तियों में भरता था। मुझे लगता है कि वो नाला कंप्लीट होने वाला है, तकरीबन 80% उसका काम पूरा हो गया। वो कंप्लीट होने के बाद में उन बस्तियों में जल भराव की समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि वो डूब क्षेत्र है, निचली बस्तियां हैं, तो एकदम से शहर का बहता हुआ पानी वहाँ जाता है, उसको निकालने की प्रॉपर व्यवस्था की है। मड पंप की हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे द्वारा लगातार इसके लिए हमारी 24/7 टीम काम करती है। जब भी बारिश होती है तो हमारा एक तरह से सेंटर, पूरा कॉल सेंटर चलता है, जहाँ पर भी शिकायत आती है वहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए, नगर निगम की ओर से तमाम जो है वो बातें की गई हैं। स्मार्ट सिटी अजमेर के तहत कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं और सबसे बड़ा विकास कार्य जो है वो यही है कि ये जो मानसून के दौरान पानी जल भराव की स्थिति बन जाती है, नालों की सफाई पूरी नहीं होना हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो, इन तमाम बातों को लेकर लाखों करोड़ों रुपए निगम ने इस बार खर्च किए हैं और दावा यही किया जा रहा है कि इस बार जब मानसून की बरसात होगी तो शहर की सूरत जो है वो हर बार से कुछ जुदा देखने को मिलेगी। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। बारां के कई जगह पर बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारां जिले में मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश अटरू में 98 मिलीमीटर दर्ज की गई। अटरू में करीब 30 से 40 मिनट तक तेज बारिश का दौर चला, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि आंधी के साथ आई इस बारिश के दौरान कई जगह टीन टप्पर उड़ गए। खास बात यह है कि मौसम की पहली बारिश के बाद किसान अब फसलों को बोने की तैयारी में जुट गए हैं। बाड़मेर में तेज बारिश और आंधी से बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से कई जगहों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और बिजली विभाग के कई ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग का कार्य भी प्रभावित हो गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। विभाग के कर्मचारी लगातार बिजली लाइनों की मरम्मत में जुटे हैं। बारिश और तेज हवाएं भी थी, उसके दौरान हमारे कई जगह एक बार 33 kV और 11 kV के फीडर्स पे फॉल्ट आए थे और उससे कई जगह तार भी टूट के गिरे हैं, पोल भी डैमेज हुए हैं। तो उनको पुनः रात को देर तक हम उनको दुरुस्त करते रहे और अभी भी दुरुस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है और आज शाम तक हम पूरा उनको दुरुस्त कर लेंगे। एनडीआरएफ की टीम ने आज जैसलमेर के सोनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान टीम अपने साथ लाए गए भूकंप के बाद बचाव संबंधित उपकरणों का भी प्रदर्शन किया। साथ ही घायल लोगों के उपचार हेतु मेडिकल पोस्ट और संचार हेतु स्ट्रेचिंग एरिया भी स्थापित किए गए। एनडीआरएफ का ये मॉक ड्रिल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असल में वहां भूकंप आया हो और उसमें एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में लगे हों। इस मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत, एडीएम दाताराम, एसडीएम सावरमल, सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर में सोनार के किले पर अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें यदि अर्थक्वेक आता है तो किस प्रकार की कार्रवाइयां रहेंगी, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें भाग लेंगी, उनका कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा और उस सरफेस विक्टिम को, ज्यादा घायल विक्टिम को किन किन गतिविधियों से, किस किस कार्रवाई से निकाल सकते हैं, चाहे वो रॉप रेस्क्यू के माध्यम से निकालें या फोल्डेबल स्ट्रेचर के माध्यम से निकालें या फिर जो है उनको किसी भी हालत में हो उनको बचाया जा सके, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी इवैक्यूएट कर सके, जिससे कि कम से कम नुकसान हो और हम ज्यादा से ज्यादा जीवन को बचा सके। एनडीआरएफ द्वारा आज सोनार दुर्ग पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जो कि भूकंप की घटना से संबंधित है और इसमें एनडीआरएफ के जो डिप्टी कमांडेंट साहब हैं योगेश जी, उनके नेतृत्व में लगभग 32 के करीब लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं 60 के करीब, पुलिस साइड से भी काफी पैराफर्नालिया है, जो हमारे जिला प्रशासन के सभी लोग हैं, एडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, बीडीओ हैं और जो और स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि सीएमएचओ, नगर परिषद, सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं
और ये जो मॉक ड्रिल की गई है उसके दौरान बहुत ही आपस में सभी का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। एनडीआरएफ का ये डेमो वास्तव में एक ऐसा डेमो है जो पब्लिक में विश्वास बढ़ाता है। पब्लिक में, जनता के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने में इनकी एक महती रोल और आवश्यकता रहती है। देश की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल के जवान की रक्षा के साथ साथ सरहद पर सामाजिक सरोकार के लिए भी खूब काम करती है। हाल ही में डाबला स्थित बीएसएफ परिसर में जवानों ने कुत्तों के चंगुल से एक चिंकारा हिरण की जान बचाई। जवानों ने हिरण को कुत्तों से रेस्क्यू कर अपने साथ रखा और उसका इलाज किया। घायल हिरण को इलाज मिलने से उसकी जान बचाई गई। अब हर कोई सीमा सुरक्षा बल के जीवों के प्रति प्रेम की सराहना कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार महापड़ाव पर बैठे हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी महापड़ाव पर बैठे रहेंगे और अब उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि मंगलवार को सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता भी फेल रही। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से नाराज राजस्थान का बेरोजगार जयपुर में जुटा हुआ है और जयपुर के शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाले बैठा है। राजस्थान के गांव ढाणी से जयपुर पहुंचा बेरोजगार। देखो, आंदोलन उग्र होगा। मैं पुनः सरकार को चेताना जा रहा हूं कि कुछ अनहोनी होगी, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कल लाठीचार्ज कर दिया तो लाठीचार्ज से हमारा आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आपने घोषणा की, आपने वादा किया, आपको वादा पूरा करना होगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती KT से बाहर करना होगा, आपको टेक्निकल हेल्पर भर्ती के 6000 पद करना होगा, आपको पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति 2100 पदों पर निकालनी होगी, आपको रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG की भर्ती की विज्ञप्तियां जारी करनी होगी, लिखित समझौते की मांगे पूरी करनी होगी, लखनऊ समझौते की मांगे पूरी करनी होगी। तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कांग्रेस वर्सेज राजस्थान के युवा, यानी कि अब हमारी लड़ाई आर पार की हो गई है। किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार के लिए यही कहना चाहे कि 9 साल 10 साल बाद हमारी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली। उसके बाद में जनवरी में इन्होंने कैलेंडर जारी किया कि आपका सितंबर में पेपर होगा। उसके बावजूद भी सितंबर में कैलेंडर जारी होने के बाद बच्चे फीस देते हैं, कोचिंगों की पढ़ते हैं, यहाँ कैसे कैसे किसान माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में यहाँ खर्चा करने के बाद में ये सरकार 2-3 महीने पहले ये बोलती कि आपको CT में डाला जा रहा है। इसका क्या मतलब है? CT से बच्चों को ना तो उनको टाइम मिल पाया है और ना वो चीज़ों को वो अभी इम्प्लीमेंट, ना सरकार के पास कोई प्लान है, ना सिलेबस डिक्लेयर है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।